नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। पत्रकारिता एक फर्ज है, एक जज्बा है, तो एक जिम्मेदारी भी है। इसमें एक पत्रकार की निजी जिंदगी पीछे छूट जाती है। अपने दायित्वों को वही पूरा कर पाता है जिनका परिवार भी उनके साथ होता है। जब दुनिया त्योहारों का आनंद लेती है तो हम लोगों के लिए खबरें इकट्ठी करते हैं। जब लोग रंगों से सरोबार होते हैं तो हम न्यूज़ रूम में खबरें लिखते हैं और दिखा रहे होते हैं। कोई सरकारी आयोजन हो या फिर आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन मीडिया के जरिए ही सुलभ होता है। एक पत्रकार हर हाल में अपने काम को जीता है और उसमें सुख की अनुभूति भी करता है। इसके लिए उसे बहुत से कष्ट भी सहने पड़ते हैं, चाहे वो मानसिक हो या फिर शारीरिक। युद्ध की स्थिति हो, आपातकाल हो, हर हाल में पत्रकार मैदान में होता है। संवेदना, करुणा के साथ पक्का इरादा जो हर हाल में काम को अंजाम देने का हौसला देता है। फिर सुप्रीत कौर जैसे कुछ साथी सुर्खियां पाते हैं तो ज्यादातर बेनाम ही रह जाते हैं। यही है हमारा आज का विशेष, पत्रकारिता के फर्ज और जज्बात। इस विषय पर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कब क्या करना पड़े और किसकी खबर लिखनी, कवर करनी और पढ़नी पड़े ये कोई नहीं जानता। हाल ही में आईबीसी चैनल की न्यूज रीडर उस समय चर्चा में आ गई जब उन्होंने अपने पति की ही सड़क दुर्घटना में मौत की ब्रेकिंग न्यूज पढ़ी। न्यूज रीडर को रिपोर्टर से जानकारी लेते समय अपने पति के साथ अनहोनी की आशंका हुई, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए अपनी ड्यूटी पूरी की। इसके बाद ही उन्होंने अपने शक की पुष्टि की। सिर्फ एक साल पहले ही गृहस्थी की डोली में सवार हुई न्यूज रीडर सुप्रीत की दुनिया एक पल में ही उजड़ चुकी थी। अपनी उजड़ती हुई खुशियों की खबर वो खुद दुनिया को सुना रही थी। सजीव प्रसारण करते हुए उन्हें घटना का अंदेशा हो जाने के बावजूद पहले उन्होंने अपने पेशे के उत्तरदायित्व को संयम के साथ पूरा किया। देश भर में ही नहीं, विदेशों में भी सुर्खियों में रही ये एंकर खबर पढ़ते क्या सोच रही होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है और सभी उसकी इस हिम्मत और जज्बे की सराहना कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही कहानी साधना न्यूज के कैमरामैन रेखराम देवांगन की है। रायपुर के सर्किट हाउस में यूपी के मंत्री का इंटरव्यू के कवरेज के दौरान रेखराम को अपने पिता के दिल का दौरा पड़ने की सूचना मिली। अपनी कर्तव्य निष्ठा का पूरा पालन करने के बाद रेखराम जब अपने पिता के पास पहुंचा, तब तक रेखराम के पिता गणेश राम देवांगन की हृदयाघात से मौत हो चुकी थी। ऐसे ही एक और पत्रकार है जिन्होंने अपने माता पिता की हत्या के आरोप में जेल में बंद एक महिला की खबर चलाई, जिसके बाद उसे जमानतदार मिल गए। देश भर में पत्रकारों को मिली धमकियों के मामले सामने आते ही रहते हैं, लेकिन निर्मम हत्याओं की भी काफी खबरें हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पत्रकार जोगिंदर सिंह को जिंदा जलाए जाने की घटना कौन भूल सकता है। जोगिंदर अकेले ऐसे पत्रकार नहीं है जिन्हें सच लिखने के लिए जान से हाथ धोना पड़ा, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। हाल ही में आज तक के अक्षय सिंह की संदिग्ध मौत भी सुर्खियों में रही। मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान पत्रकारिता के लिए सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। जब दुनिया सोती है या फिर अपने त्योहारों की मस्तियों में खोई रहती है, ऐसे में एक पत्रकार उसे खबरें देने के लिए ऑफिस में इन सब से दूर बैठा अपना काम कर रहा होता है। वास्तव में पत्रकार नाम उसका है जो निजी सुख, दुख, चिंता से परे अपने पेशे के प्रति ईमानदारी से समर्पित रहे। अपने सामाजिक सरोकारों के प्रति गंभीर रहने के कारण ही तो पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जैसा गरिमामय स्थान दिया गया है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड। पत्रकारिता एक चुनौती भी है, एक जिम्मेदारी भी है, और आज के दौर में तो पत्रकारिता बहुत कठिन है। एक तरफ व्यवसायीकरण है,
दूसरी तरफ एक ऐसा दौर जब सोशल मीडिया भी है, आपके किए गए कामों की सबको आज़ादी है कि वो किस तरह से उसकी आलोचना करे, सच है झूठ है उसको किस तरह से परोसे, तब चुनौतियां और बढ़ी हैं। और पत्रकारिता इस पेशे का मान बनाए रखना और अपने दायित्वों को पूरा करना, ऐसी कई चीज़ रोज़ आए दिन पत्रकारों के सामने आती है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज वरिष्ठ पत्रकारों को आमंत्रित किया है और पत्रकार परिवार से भी हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजेश सरोठिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अग्निबाण के संपादक हैं, आउटलुक से भी जुड़े हुए हैं। साथ ही जिस न्यूज़ चैनल की हम बात कर रहे थे आईबीसी, उसके एसोसिएट एडिटर मध्य प्रदेश के अजय त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही रविंद्र जैन, साधना न्यूज़ के भी हम कैमरामैन का जिक्र कर रहे थे, उनके भी चैनल हेड हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक समीक्षक भी हैं, और राजधानी न्यूज़ चैनल के भी चैनल हेड हमारे साथ हैं नितिन दुबे, जिनकी खबर भी हमने इसमें शामिल की थी। अपने माता पिता की हत्यारी जो महिला हैं उनकी खबर बनाई और उन्हें इनकी खबर की वजह से ज़मानत मिली। तो ऐसे कई मौके हमारी ज़िंदगी में आते हैं और यहाँ आज जो लोग मौजूद हैं, ज़्यादातर लोगों ने पहले फील्ड में काम किया है पत्रकारिता में और फिर वो संपादक भी हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर नितिन जी, मैं आपकी जो घटना है उसको ही अगर मैं वहीं से शुरू करता, बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर क्या हुआ था और उसका असर क्या हुआ। देखिए रिजवान जी, पत्रकारिता की एक शुरुआत थी और मैंने कदम ही रखा था पत्रकारिता की जिंदगी में कि एक ऐसा मोड़ आया कि वो मेरी परीक्षा का दौर साबित हुआ। दरअसल 98 से मैं जर्नलिज्म में हूँ और 2007 में जब टीवी चैनल में मैं था, तो आप नाम ले सकते हैं, मुझे किसी भी चैनल का नाम लेना। सहारा टीवी चैनल में था। एसपी त्रिपाठी जी जो मेरे ब्यूरो चीफ थे, उन्होंने मुझसे कहा कि जेल में ऐसी महिलाएं बंद हैं जिनकी जमानत नहीं हो रही है, उनके जमानतदार नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे एक पत्रकार के नाते एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी कि भाई इतने सामाजिक संगठन है, सरकार महिलाओं के लिए इतनी बात करती है और जेल में महिलाओं की जमानत नहीं हो पा रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मैं अपना कैमरामैन भगवान लोखंडे था, उसको लेकर भी जल्दी अगर हम बात करें उसको लेकर मैं जो हूँ जेल गया। जेल सुप्रिटेंडेंट सोम कुंवर थे, उनसे मिला तो मैंने कहा कि साहब वो महिलाओं से मिलाइए जिनकी जमानत नहीं हो पा रही है। तो सोम कुंवर मुझे उस बैरक में ले गए, उन महिलाओं से मिलाया। जब वो महिलाएं मेरे सामने आई तो मैं सन्न रह गया रिजवान जी। वो महिलाएं वही थी जो मेरे माता पिता के कत्ल के आरोप में जेल में बंद थी। तो इस तरह से मैं ठिठक गया कुछ देर के लिए। मैंने लौटने का मन भी बनाया, लेकिन मैंने सोचा कि बॉस लौट तो कोई भी सकता है, लेकिन आज ये जिम्मेदारी निभाने की बात है और मैं उसको निभाऊंगा। इसके परिणाम जो निकले, मन में मुझे कोई भी पीड़ा हो, लेकिन मैं अपना कर्तव्य जरूर निभाऊंगा। जी। अजय त्रिपाठी जी हमारे साथ। अजय जी, सुप्रीत पूरी दुनिया में चर्चित हैं और बहुत धैर्य के साथ उन्होंने उस खबर को पढ़ा। एहसास तो उन्हें हो गया था, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी बात कहती रहीं और उसी रवानी में कहती रहीं। बाहर निकलकर बहुत फपक कर रोई। लेकिन वो सारी चीजें मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा और उसके अलावा ये भी जानना चाहूंगा कि आपके क्या अनुभव है इसे। निश्चित रूप से रिजवान, हम लोगों के लिए बड़ी दुख भरी खबर थी और सुबह का बुलेटिन दिन सुप्रीत की ड्यूटी सुबह 6 बजे से थी। पहला बुलेटिन पढ़ा उसने, 6 का बुलेटिन पढ़ा, 7 का बुलेटिन पढ़ा, 8 बजे उसने बुलेटिन पढ़ा, 9 का बुलेटिन पढ़ा, फिर मॉर्निंग न्यूज़ पढ़ रही थी वो। इसी बीच खबर आई कि वो महासमुंद में ऐसी दुर्घटना हो गई है। उसको पीसीआर ने ब्रेकिंग पे दिया, ब्रेकिंग लेके उसने फुल स्क्रीन ब्रेकिंग उसको पीसीआर ने कन्वे किया कि ब्रेकिंग आ रही है बड़ी। उसने चूंकि रोका खबर को, उसने ब्रेकिंग जब पूरा अंदाज बदला, जो ऐसा कि न्यूज़ एंकर का अंदाज होता है ब्रेकिंग स्टाइल में, ब्रेकिंग को उसने पूरे जोश खरोश के साथ पढ़ा। उसके बाद जब फ़ोन पर पैच हुआ, उसके बाद आउटपुट के लोग वहाँ पर आ गए तो और फ़ोन पैच हुआ। रिपोर्टर ने महासमुंद से स्पॉट पर से लाइव देना शुरू किया, क्योंकि तब तक ना तो पीसीआर में किसी को पता था कि ऐसा कुछ हो गया है और ना ही जो स्पॉट पर रिपोर्टर मौजूद था उसको कुछ अंदेशा था। लेकिन जब उसने गाड़ी का ब्यौरा दिया कि रेनॉल्ट डस्टर गाड़ी थी, उसमें 5 लोग थे और भिलाई के रहने वाले थे, पूरी डिटेल दी, तब थोड़ा सा सुप्रीत को शक हुआ, क्योंकि उसके हस्बैंड जो थे वो भी एक पहले गए थे, उसी रूट से लौटने वाले थे, वो भी 5 दोस्तों के साथ गए थे और गाड़ी जिस मॉडल की बताई जा रही थी वही गाड़ी थी। थोड़ी देर में
आउटपुट हमारे जो थे अंशुमन जी, उनको कुछ अंदेशा हुआ, वो भाग करके पीसीआर में आए और तब तक देखा तो हमारे पास विजुअल आ चुके थे, लेकिन विजुअल रोक दिए गए कि विजुअल ना चलें, और मृतकों के नाम भी रोक दिए गए। लेकिन चूंकि सुप्रीत बहुत दिनों से एंकरिंग कर रही हैं और मजी हुई एंकर हैं, उनको जब लगा, अंदेशा हुआ, और अंदेशे का जब ब्रेकिंग में विजुअल नहीं आए और उसके साथ ब्रेकिंग में नाम नहीं आए मृतकों के, उसको जब लगा कि इतनी डिटेल रिपोर्टर के पास है कि फ़ोन इन करता रहा बहुत देर तक और वो नाम नहीं आ रहे, तो उसको थोड़ा सा आशंका हुई, पर उसने अपने भावनाओं पर काबू किया और उसके बाद उसने पूरा बुलेटिन पढ़ा, बुलेटिन क्लोज हुआ, स्टूडियो से बाहर निकली तो आउटपुट के लोग, इनपुट के लोग, और पीसीआर को तब भी कंफर्म नहीं था। उनके चेहरे के भाव जब बदले देखा तो सुप्रीत के मोबाइल में बहुत सारे मिस कॉल थे, उसने तुरंत अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया, फ़ोन जा रहा था बट वो रिसीव नहीं हुआ। तब तक हो गया था कि फिर उसको बताया गया कि नहीं, हादसे में आपके हस्बैंड दुर्घटना का शिकार हुए हैं, तो उसको पूरा स्टाफ जो हमारा था वो फटाफट गाड़ियों से, चूँकि गाड़ियाँ पहले तय कर ली गई थी, ले करके भिलाई गए उसके घर, फिर वहाँ से महासमुंद ले गया। और एक बड़ा हादसा जो आईबीसी परिवार आज भी नहीं भूल पा रहा, पूरा आईबीसी सन ने, यानी हम लोग इस स्थिति में थे कि जो कंडोलेंस थी वो हमने आज कर पाए ये पूरा, और अभी भी आईबीसी की पूरी टीम उस परिवार के साथ लगी। सुप्रीत को, हमारी जो एंकर्स बाकी हैं, कोलीग्स हैं, वो लगातार साथ नहीं छोड़ रहे, ससुराल में है सुप्रीत, उसके बाद भी पूरा परिवार, आईबीसी का परिवार सुप्रीत के साथ लगातार बना हुआ है। और हम लोगों को साफ कह दिया गया कि कोई भी इस घटना का, हमने सिर्फ 2 खबरें, एक जो माननीय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का उनका जो ट्वीट आया था वो, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये 2 ट्वीट के अलावा बाकी किसी खबर का आईबीसी ने कहीं कोई उपयोग नहीं किया। रविंद्र जी, देवांगन के पिता मृत्युशैया पर थे, हार्ट अटैक हो गया था और वो अपना काम अंजाम दे रहा था, इसलिए कि उसे लग रहा था कि शायद पिता की कई दिन तक सेवा करनी पड़ेगी और अगर उसने काम को अंजाम नहीं दिया तो संस्था का नुकसान होगा, काम का नुकसान होगा। बिल्कुल रिजवान जी, कल शाम 4 या 5 बजे की करीब घटना है। रायपुर के सर्किट हाउस में एक उत्तर प्रदेश के मंत्री आए हुए थे, जिनका इंटरव्यू करने के लिए हमारे संवाददाता वहां पहुंचे थे। रेखराम देवांगन कैमरामैन थे। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही साधना न्यूज ज्वाइन किया था, मैं अभी रायपुर में 2 दिन पहले मिलकर भी आया था उनसे, और रेखराम जी वो उसको शूट कर रहे थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर घंटी बजी, उन्होंने धीरे से मोबाइल रिसीव किया और उसमें खबर आई कि उनके पिता को अटैक आया है। उन्होंने तत्काल अपने परिवारजनों को बताया कि हॉस्पिटल लेके जाएं, मैं अभी शूट पर हूँ, और उन्होंने पूरा इंटरव्यू शूट किया। शूट करने के बाद वे दफ्तर पहुंचे, उन्होंने पूरा फीड किया, और जब वे हॉस्पिटल पहुंचे तब तक उन्हें ये दुर्भाग्यपूर्ण खबर मिली कि अब उनके पिता इस दुनिया में नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि उस पर क्या बीती होगी, किस तरह से वो रिपोर्टिंग करते रहे होंगे, क्या होगा एक पिता का साया उठना पत्रकार से, और वो भी ऐसे समय में जबकि वो अपनी ड्यूटी पर हैं। उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी, यदि वे चाहते तो वे इंटरव्यू छोड़कर भी जा सकते थे, लेकिन कर्तव्य के प्रति जो उनकी निष्ठा थी रेखराम जी की, वाकई वो एक काबिल तारीफ है। और मैंने इस बारे में अपने स्टाफ को भी बोला है कि जो भी हम सहयोग कर सके उस परिवार की, हम पूरा चले उस पूरे परिवार के साथ है। हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ गए हैं हमारे साथ। श्रीमती ममता जैन हैं जो पत्रकार परिवार से हैं, रविंद्र जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, चैनल हेड हैं, साधना के वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई जगह संपादक भी रहे हैं कई संस्थानों में, उनकी पत्नी हैं, और साथ ही डॉक्टर नुसरत परवीन भी हमारे साथ हैं, वो भी इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं, वो भी न्यूज़ वर्ड परिवार के संपादक की पत्नी है। तो ये जज्बात इनके भी क्या है वो भी मैं समझूंगा कि इनके क्या जज्बात हैं और किस किस तरह की चीजें जब हम काम पर होते हैं उस समय उनको किस किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और परिवार चलाने में भी हम ज्यादातर उनके साथ नहीं होते हैं, और हमारे बाहर होने और कहीं ऐसी जगह चले जाने कि पता नहीं कब आएंगे क्या है, उस समय उनकी क्या स्थितियां होती हैं, ये भी हम इनसे समझेंगे। रमेश सिरोठिया जी, भोपाल दंगा पूरे हिंदुस्तान को याद है ऐसे समय पर, इसलिए कि हम अपने एक महान पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी को जब भी याद करते हैं, उन्होंने दंगे रोकने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। एक ऐसा ही मौका आपके सामने भी आया, और क्या क्षण थे वो, और उस समय किस तरह से क्या आपने किया और उसका असर भी क्या हुआ? देखिए, 6 दिसंबर को बावरी वहाँ पर अयोध्या में जो कुछ भी हुआ था उसकी सूचना मुझे दोपहर में 2 बजे जो हमारे आईबी के संपर्क थे उनसे मिल गई थी, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में जो आईबी का जो हेडक्वार्टर है वो सेंट्रल इंडिया का हेडक्वार्टर है, वो अयोध्या को भी कवर करता है, ये बात मुझे पता थी। तो जब मैंने देखा उस दिन 6 दिसंबर को कि सारे न्यूज़ चैनल पर वहाँ पर सिर्फ विकास की खबरें आ रही थी, मध्य प्रदेश की विकास गाथाएं, और बीबीसी भी बंद था, और कोई समय न्यूज़ चैनल तो होते नहीं थे, दूरदर्शन और यही बीबीसी था, तो सब वो सारे ब्लैक थे। तो मैंने केबल वाले से बात की
तो उसने बताया कि साहब हमें ऐसी प्रशासन से यही निर्देश है। ठीक है, मेरे को फिर उसके बाद मैंने आईबी में संपर्क किया तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो वहाँ पर वो बाबरी मस्जिद का जो ढांचा है वो काफ़ी गिर गया और शाम तक पूरा और तहस नहस हो चल रहा, 1-2 घंटे में पूरा टूट जाएगा। तो मैं समझ गया था कि बड़ी अप्रत्याशित सी घटना है, तो इसकी अप्रत्याशित प्रतिक्रिया होगी। तो मैंने जब वहाँ सुभाष नगर की तरफ जाके देखा तो काफ़ी भीड़ और तनाव थी, तो लोग पहले तो भाग गए। फिर अगली बार हम दूसरे चक्कर में तब तक हमारे साकल्य जी भी हमारे साथ आ चुके थे। फिर हमने लोग बीडीओ चौराहे तक आए, बीडी के यहाँ हमें एकदम से ख्याल आया कि एक आध पुलिस वाले को रखना चाहिए जो उसके पास बंदूक हो, क्योंकि कुबेर सिंह राजपूत के पास सिर्फ रिवॉल्वर थी। तो हम लोग एक सिपाही को बैठा के साथ में वहाँ आए तो देखा कि 70-80 लोग, जिनमें कुछ महिलाएं भी थी, गंडासा लिए हुए हाथ में, और वो मैदानी पेट्रोल पंप में आग लगाने की तरफ बढ़ रहे थे और सामने सुभाष नगर में वहाँ आग लगाने मतलब वो जो है बदला लेने जा रहे थे। और उनका मतलब ये था कि उनकी जो दुकानें थी सुभाष नगर रेलवे क्रॉसिंग से लगी हुई, उनमें कुछ लोगों ने आग लगा दी थी। तो हमारी ये बात तो हमें बाद में पता चला, हम लोग जाके उनके पीछे दौड़े तो वो जो सामने उबड़ खाबड़ मैदान है सुभाष नगर रेलवे क्रॉसिंग के सामने, उसमें गाड़ी घुस गई हम लोग की और एक को हम लोगों ने पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा तो वो भीड़ हमारी तरफ पलट गई। अब वो हमारी गाड़ी थी वो तीसरे गियर में फंस गई, तो वो उबड़ खाबड़ मैदान में फर्स्ट गियर में उठती है गाड़ी तो उठ ही नहीं रही थी। जब हमने देखा कि मौत बिल्कुल सामने ही आ गई तो मैंने राजपूत से कहा कि अब सामने ही से मरेंगे, चलो उतरो। तो राजपूत हम और वो सिपाही बंदूक लेके उतर गया। हमने कहा बंदूक चलाना मत, और हम लोग ने उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, वो हमारी तरफ भीड़ आ रही थी। तो एक मॉब साइकोलॉजी का थोड़ा हमने स्टडी किया हुआ था, तो वो भीड़ जो हमारी तरफ आ रही थी, जब हम लोग को आगे बढ़ते देखा तो रुक गई वो। फिर उसने बताया हमारी ग्रीवेंसेस ये कि हमारी दुकानें जला दी ये वो। तो हमने उनको संतुष्ट किया कि आप लोग अपने घर जाइए, मैं भी पूरी व्यवस्था करवाते हैं हम लोग पुलिस मिलकर सब सारे लोग, और आपकी गुमटियों की आग बुझाते हैं। तो उस समय फायर ब्रिगेड वगैरह तो कहीं कुछ थी नहीं, लेकिन जो गुमटियां जल रही थी तो उनके बीच बीच की गुमटियों को हम लोगों ने पटक के उसकी सीक्वेंस तोड़ दी ताकि वो और ना फैल पाए जितनी जली थी। तो वहां पर वो मामला शांत हो गया, ना वो मेडामिल पेट्रोल पंप में आग लग पाई और ना वो सुभाष नगर में हमला करने गए। तो ये चीज जो है वहां पर बहुत जल्दी हम लोगों का एक हिकमत अमली से काम लिया, और एक जर्नलिस्ट होने के बावजूद मुझे लगा कि पहले हमें इस मामले में इनको शांत करने की रोकना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे 2 घटनाओं का तो जिक्र हुआ, एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति, उनके बेटे जो वकील, वो खुद भी वकील था, उसके खिलाफ हत्या का मामला, और हत्या जो है एक तरफा प्रेम की वजह से एक परिवार के 4 लोगों को मार दिया। और वो उस समय MPPSC के चेयरमैन हुआ करते थे, और उस दौर में मैंने उस खबर को, वो खबर एक तरह से जन आंदोलन भी हो गई थी, इसलिए कि मैं उस खबर से तब जुड़ा जब उसका ट्रायल शुरू हो चुका था, चार्ज लग चुका था। हमने अपने कुछ कलाकार साथियों के साथ इकट्ठे होकर, सपना का वाकया है, अपने कलाकार साथियों के साथ उसको मिलकर हमने रिक्रिएशन किया उस पूरी घटना को। उस समय नितिन मेरे साथ थे सहारा में, और उस पूरी घटना को, वो जितनी बार भी केस की सुनवाई होती थी, हम उस पूरे रिक्रिएशन को अलग अलग हिस्से से, कैसे हत्या की, क्यों मारा, कैसे मारा, क्या क्या हुआ, उस परिवार को 4 दिन तक कैसे बंधक बनाया, फिर उनको नशा देकर, इंजेक्शन देकर, उनके हाथ के नस काटकर, किस किस तरह से उनके साथ क्रूरता के साथ, पूरा परिवार वकील, एक परिवार में 4 वकील, प्रभावशाली नेता, और इतना सब कुछ हो रहा है, लगातार धमकियां, बार बार पहले प्यार से फिर धमकाया के, और बार बार ये सब चीज होती रही। और मुझे गर्व है उस पत्रकारिता पर जिसने, मेरे संस्थान ने मुझे बहुत सहयोग किया, मेरे दोस्तों ने बहुत सहयोग किया, पत्रकार जमात ने बहुत सहयोग किया, और साथ ही उस समय जज साहब के नाम से किसी ने पूछा, मैं नहीं दावा करता कि जज साहब ने पूछवाया, लेकिन जज साहब के नाम से किसी ने पूछा कि इस तरह के मामले में सजा क्या हो सकती है। और मैंने एक दिन का समय मांगा और मैंने बताया कि इसमें चूंकि एक छोटा बच्चा मारा गया है तो ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, विरलतम घटना है, इसमें फांसी दी जा सकती है, और महिलाओं और एक पुरुष, और इस तरह से दो महिलाओं की और एक पुरुष की हत्या हुई है तो उसमें आजीवन कारावास दिया जा सकता है, और इससे कानून का लाभ नहीं उठा पाएगा अपराधी और उसके साथी। और मुझे बहुत गर्व के साथ मैं कहता हूं कि जैसा मैंने उन सज्जन के बीच को कहा, वो जो एक बड़े वकील थे, जैसा मैंने कहा तकरीबन सजा वैसी हुई। तो पत्रकारिता को कितनी गंभीरता से भी लिया जाता है, लेकिन हमारा जब तक मकसद साफ नहीं हो, हमारी नीयत साफ नहीं हो, तब तक हमें गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। और हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं, इस चुनौती पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन अजय जी के संस्मरण भी सुनना चाहता हूं।
कहना चाह रहा था रिजवान भाई कि अपन जो बात कर रहे थे, मेरी वाइफ तो चूंकि वो बेसिकली जर्नलिस्ट है, मेरे साथ जर्नलिस्ट रही है स्वदेश ग्वालियर में। हम लोग जब 88-89 में थे तो वो मेले की खबर, मतलब कई बार मेरी खबरों पर रिएक्ट करती थी कि तुमने ये कैसी खबर बना दी, इसमें और एग्रेसिवनेस हो सकता था। कई बार इनपुट वो चेंज करती थी कि ऐसा नहीं, वो फिर बताती थी कि वो मेले की खबर करने गई जहाँ लड़कियों से डांस करा जाता है ग्वालियर के मेले में, पूरी टीम कैमरामैन वगैरह डर के मारे भाग खड़े होकर उसने कवरेज किया पूरा और उसने किया। लेकिन जब वो पत्रकारिता से हटके मेरी पत्नी बन गई और हम लोग ज़िंदगी गुजारने लगे, तब वो वही कैसा चेंज आता मनुष्य का। वो हर खबर पे अभी तक घर नहीं पहुँचे, अभी तक तुमने ये नहीं किया। और उनका अनुभव तो फेल का भी था, तो और ज्यादा आशंका होंगी। मतलब उसके पहले जब तक स्थिति ये थी कि वो खबर को कहती थी इस खबर में ये इनपुट, ये और एग्रेसिव खबर हो सकती थी, तुमने इसमें ये छोड़ दिया, बिना वजह में इस नेता को बचाने की कोशिश की, इस अधिकारी को बचाने की कोशिश की है। लेकिन जब वो पत्नी बन गई और बेटा हो गया हमारा और जब चलने लगी जिंदगी, तब उनको उसी चीज़ें पे, अरे ये कैसे हो गया, ये ऐसा नहीं है, ऐसा ठीक नहीं किया तुमने, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था हम लोगों को ऐसा, और हमको किसी क्या लेना देना, वो चीज़ें होने लगी। और आज तक उसकी हमारे दोनों के बीच आज 26-27 साल की वैवाहिक जीवन के बाद एक ही शिकायत है कि तुम तो बोले जूते पहन के सवेरे निकल जाते, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। बाकी इसके अलावा तो मैं कह रहा था कि एक परिवार होता है, पत्नी होती है, उसको जो है उसी फील्ड से आए किसी फील्ड से, उसकी चिंताएं अलग ढंग की होती हैं और वो उसको हम लोगों को कई बार शेयर करना पड़ता है। और निश्चित रूप से पत्रकारिता का जो अपना स्टाइल है, अंदाज है, तो पत्रकारिता जगह तो वो करता रहता है सब। बिल्कुल नितिन, मैं आप सभी से बहुत जल्दी इस समय सोशल मीडिया का युग है, पत्रकारिता भी बहुत उसमें होने लगी है। लोग हर रोज एक स्वयंभू पत्रकार, जिसको किसी नियम कानून किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है और सीधे तीखा हमला, ऐसे दौर में पत्रकारिता कैसे देखते हैं नितिन, आप जल्दी से बताइए। देखिए, ये बहुत अच्छे संकेत है कि हर व्यक्ति जागरूक हो रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है, कोई अपराध छुप नहीं सकता, कोई घटना नहीं छुप सकती, लेकिन इसको झुठलाया नहीं जा सकता कि समाज में बेमनस्ताएं और बेवजह की अफवाहें भी सोशल मीडिया से फैल रही हैं। वो ये मतलब आप ये समझिए कि ये लोग वो नहीं जो जिम्मेदारी से समझते हो कि हमारे कर्तव्य क्या है, क्योंकि आम आदमी अपने कर्तव्यों को बहुत कम समझता है, इसीलिए सड़क पे थूकता है, इसीलिए नालियां खुली रहती हैं, इसीलिए गंदगी फैलाता है। लेकिन हम लोग लापरवाही पूर्वक रवैया नहीं रखते हैं, इसलिए जिम्मेदार जो मीडिया है, सत्यता है, वो मीडिया है हमारा। पत्रकारिता के सामने की चुनौतियां जो है उस पर फिर मैं बात करूंगा। रमेश शर्मा जी आप हमारे साथ जुड़े, रविंद्र जैन आप हमारे साथ जुड़े, अजय त्रिपाठी आप हमारे साथ जुड़े, राजेश सोरठिया आप हमारे साथ जुड़े, नितिन दुबे आप हमारे साथ जुड़े, ममता जैन आप हमारे साथ जुड़ी और डॉक्टर नुसरत परवीन आप हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुप्रीत को हम एक बार फिर याद करेंगे और देवांगन को भी याद करेंगे। अगर हम पत्रकारिता के दौर में जज्बात की बात करें, कई तरह के अनुभव होते हैं। मैं ऐसे समय में अगर अपने पिता को याद नहीं करूं तो मुझे लगेगा कि परिवार का जो योगदान है, हम पत्रकार बन पाए, कुछ कर पाए, समाज के लिए हम रोज कुछ करते हैं, तो मुझे लगेगा वो अधूरा रह जाएगा। पत्रकारिता में बहुत वेतन नहीं मिलता, शुरुआती दौर में तो तकरीबन कुछ नहीं मिलता, और जिस दौर में हमने शुरू किया था उस दौर में तो बहुत कठिन था ये सब। मुझे याद है कि जब भी मैं घर से निकलता था तो मेरे जेब में अक्सर पैसे नहीं होते थे, लेकिन जब मैं रात में लौटता था तो दूसरे दिन मैं देखता था मेरे जेब में पैसे होते थे। मेरे पिता मेरे जेब की तलाशी लेते थे और अगर पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं है तो मेरे जेब में पैसे दूसरे दिन होते थे। कई बार मेरी गाड़ी, जिस गाड़ी को जो उन्होंने मुझे गाड़ी दी थी, जिस गाड़ी से मैं चलता था, उसको भी कई कभी मांग लेते थे कि आज तुम्हारी गाड़ी की मुझे जरूरत है, और फिर दूसरे दिन वो फुल टैंक मुझे मिलती थी। ऐसा सहयोग करता है परिवार, कुछ नहीं पूछता आपको आमदनी क्या हो रही है, आपको क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, आप अपना घर कैसे चलाएंगे, बहुत तरह की चीजें होती हैं। और एक दिन अचानक इसी दफ्तर में बैठे हुए मुझे समाचार मिला कि मेरे पिता नहीं रहे, स्वस्थ थे, कोई तकलीफ नहीं थी। अचानक मुझे पता चला मेरे पिता नहीं रहे, और यहां से मैं जब ट्रेन पर सवार होकर अपने घर की तरफ बढ़ा तो तकरीबन वो 8 घंटे का सफर मेरे लिए बहुत भारी था। और मुझे ऐसे समय में लगा कि जिस पिता की वजह से आज मैं यहां पहुंचा हूं, कुछ लिख पाता हूं, पढ़ पाता हूं, सोच पाता हूं, समझ पाता हूं, कर पाता हूं, अगर आज उसके लिए कुछ नहीं लिखा तो ये दिन ठीक नहीं होगा, ये अन्याय होगा। और मैंने अपने जज्बातों पर काबू पाया। वो लेख जो मैं 20 मिनट में लिख सकता था, इसलिए कि वो सब कुछ मुझे मालूम था, उसको लिखने में मुझे 2.5 घंटे से अधिक समय लगा। लेकिन मैंने अपने जज्बात पर काबू पाया, आंखों में आंसू भर आता था, सारी चीजें थी, लेकिन मैंने लिखा। और यही वो मौके होते हैं जो हम पत्रकारों की जिंदगी में, ऐसे कई मौके आते हैं। आज भी मेरा जन्मदिन है, और ये सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूं कि हम अपने जन्मदिन को भी अपने दफ्तर में ही मनाते हैं, अपनी जो वैवाहिक सालगिरह होती है उसको भी हम अपने दफ्तर में मनाते हैं, और मनाने का आशय
अधिक काम करके होता है, हम अधिक काम करते हैं। कई कमियां हम में भी हैं, ढेर सारी गलतियां हम भी करते हैं, लेकिन इन गलतियों के साथ हम कोशिश जरूर करते हैं कि हम निष्पक्ष हों, तटस्थ हों, सामने वाले से हमारी लाख अदावत हो, लेकिन अगर पत्रकारिता के सरोकार में उसकी जरूरत है और वो सही बात हो तो उस समय हम जुम्मन चौचा और अलगू चौधरी की तरह होते हैं और इंसाफ की बात जरूर करते हैं। यही पत्रकारिता का सही धर्म है और यही हमारी कोशिश है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।